आप सबसे पहले ये बताएं आपकी स्टडी कैसी चल रही है। तो क्या को माइंड में कुछ है ऐसा स्टडी के बाद किसी का? मेरी थोड़ी आदत है कि सेशन जब भी देता हूं अपनी बात कम से कम करते हैं और जो सुन रहे हैं उनकी बात ज़्यादा की जाए, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट हुआ जाए, ज़्यादा ज़रूरी ये होता है। और जो लोग जितने भी आए हैं अपना कीमती टाइम निकाल के कम से कम उनको ये तो हो हमें कुछ तो हासिल हुआ है। अपने इंट्रोडक्शन की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपसे पूछना चाहूंगा कि किसी के माइंड में, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा प्लान किसी ने सोचा हो कि मैं ई कॉमर्स की फील्ड में या स्किल बेस्ड में मैं कहां पर क्या करना चाह रहा हूं ग्लोबली? किसी का कोई माइंडसेट इस तरफ है ऑलरेडी पहले? ई कॉमर्स की तरफ है आपका। एनीबडी एल्स? किसी का कोई माइंडसेट है, किसी ने कोई प्लान किया हुआ है कि आफ्टर स्टडी या ड्यूरिंग स्टडी मैं इस लाइन की तरफ जाना चाहता हूं या चाहती हूं, या मैं ई कॉमर्स की तरफ ऑनलाइन सेलर बीइंग का अपना डिजिटल एसेट बनाना चाहता हूं या चाहती हूं, कल को मेरा भी ब्रांड हो ग्लोबली? यही मेरा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो आपसे बात करने का, पूछने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मुझे मेरी ऑडियंस का पता हो कि वो कितनी ज्यादा इंटरेस्टेड है। देखें, इंटरेस्ट जो है ना बहुत जरूरी है किसी भी चीज। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपका यहां बैठना बेकार, मेरा यहां बोलना बेकार, ठीक है। सोशल मीडिया पर मैं इतना ज्यादा इन नहीं हूं, आपने फर्स्ट टाइम ही मुझे देखा होगा क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर ज्यादा आता नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपका कीमती टाइम ले लेता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कि वजीराबाद से मेरा ताल्लुक है, मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूं पिछले 18 साल से, और पिछले 9 साल से मैं थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में आ गया हूं और बच्चों को अवेयरनेस दे रहा हूं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके और चैम्बर्स में जाके। और ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट यूनिवर्सिटी में विजिट है, इससे पहले डिफरेंट यूनिवर्सिटी में मैं जा चुका हूँ। अच्छा, मेरा मकसद जो है ये बिल्ड योर डिजिटल एसेट और बीइंग एंटरप्रेन्योर। डिजिटल एसेट आपका क्या होता है? एनीबडी एल्स कैन शेयर विद मी? कोई अपनी को थिंकिंग शेयर कर सकता है? जो मेरा ये आज का जो स्लोगन है वो ये है कि हाउ टू बिल्ड योर डिजिटल एसेट। आपका डिजिटल एसेट क्या होता है? आपका ब्रांड होता है, ठीक है। पुराने वक्तों में, पहले वक्तों में क्या होता था, घर वाले एसेट दुनिया से जब चले जाते थे तो एसेट छोड़ के जाते थे। एसेट कौन सा होता था आपका? आपकी प्रॉपर्टी होती थी, घर होते थे वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता था? लड़ाई झगड़े होते थे। ऐसा ही है। अब जो दौर आ गया वो क्या है? डिजिटल दौर है, वर्चुअल दौर है। अब आपका डिजिटल एसेट मैटर करेगा आने वाले 20 सालों में, 30 सालों में, ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं कि डिजिटल एसेट की इंपॉर्टेंस है आने वाले 10-20 सालों में? मुझे आवाज नहीं आ रही, इंटरेस्टेड लोग नहीं लग रहे मुझे थोड़े ना, ठीक है। अच्छा, डिजिटल एसेट कैसे बनता है? डिजिटल एसेट सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट, उसके बाद उसकी ब्रांडिंग और उसके हाउ टू सेल ग्लोबली, ठीक है। ये दिनों में नहीं बनता, महीनों में नहीं बनता। पहले टाइम था जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनको 20-20 साल लगे ब्रांड बनने में। आज के दौर में ब्रांड बनने में इतने साल नहीं लगेंगे, ये ज़हन में रख लें। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको 20-30-40 साल लगे हैं। आप चैट जीपीटी उठा के देख लें, हिस्ट्री देख लें। लेकिन आज अगर आप अपना आज से प्रोग्राम बनाएंगे ना कि मैंने ब्रांड की तरफ जाना है, अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, दुनिया को दिखानी है अपनी प्रोडक्ट, तो आप 2 साल मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, आप फोकस होना चाहिए बस। इसलिए मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रांड के बारे में बताना। मैं 2 फेजेस में बात करूंगा। पहला फेज ये होगा कि ऑनलाइन सेलिंग आपने अपनी प्रोडक्ट कैसे करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम टाइम में मैं आपको जितना हो सके बताऊं शॉर्ट सा करके। की पॉइंट्स जो सेमिनार के हैं वो है कि आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक्स जो है, और उसके बाद बिकम अ ग्लोबल ऑनलाइन सेलर और बिकम अ ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडर, एंड कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। और एआई की क्या इंपॉर्टेंस है वो आप लोगों को सबको पता ही है। एआई ने आप लोगों को ना और ज्यादा सुस्त कर दिया, हमें भी। जब हम अपनी लाइफ में अनकंफर्टेबल हो जाएं, कंफर्ट जोन से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे ना, हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारी लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगी, हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रखेंगे। तो हमेशा याद रखना बच्चों के जिंदगी के फेज 3 डेकेड्स में होते हैं, 20-20-20। पहले 20 साल, फिर उसके बाद 20 साल, फिर उसके बाद 20 साल। हमने इस तरह की को प्लानिंग करनी है। फर्स्ट 20 साल तो हमारा हनीमून पीरियड होता है, ऐसे ही गुजर जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम ही हमने प्लान करना है कि नेक्स्ट 20 साल की हमारी क्या प्लानिंग है, हमने क्या टारगेट अचीव करने हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करते। हमें सोच आती है 25-30 साल के बाद, जब 5 साल से ऊपर गुजर जाता, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपने इन टैर्गेट्स को सेट करें, ठीक है। और डिजिटल एसेट मैंने जैसे कि आपको बताया कि ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, आपका ब्रांड वेबसाइट है, सोशल मीडिया पेजेस हैं, और आपका क्लाइंट पोर्टफोलियो है, ऑनलाइन स्किल्स एंड रिव्यूज हैं, ठीक है।
अच्छा, वाई गो डिजिटल कह रहे हैं हम, इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, लो इन्वेस्टमेंट है, ग्लोबल रीच है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, अनलिमिटेड स्केबिलिटी है और फ्यूचर प्रूफ कैरियर है। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट को मिनिमम टाइम में पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज ये होती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को ब्राजील के किसी कोने में, किसी गांव में किसी बंदे को अपनी प्रोडक्ट दिखानी है। आपका पहला टारगेट ये है। सेकंड टारगेट है हाउ टू सेल। फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए फिजिकली मौजूद होती है। ठीक है, क्लाइंट जो आता है वो आपकी प्रोडक्ट पकड़ता है, चेक करता है, देखता है, आपके साथ बार्गेनिंग करता है और आपसे ले लेता है या नहीं लेता। आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है वर्चुअल, जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर कैसे आप कन्विंस करेंगे? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये होते हैं आपके डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स जिस पर आप काम कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जिसमें एड से है, ईबे है, अमेजोन है, अलीबाबा है, शॉपिफाई है। और ये जो आप पर्सनल वेबसाइट, मैं समझता हूं कि पर्सनल वेबसाइट जो है वो आपका एसेट है। ठीक, और उसके बाद ये जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, ईबे एड से, इस पर अपनी प्रोडक्ट्स को स्टार्ट में एज ए स्टूडेंट, स्टार्ट में आप अपना काम सोशल मीडिया से और प्लस इन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं विद लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखें डिजिटल प्रोडक्ट्स में हम आपको बताएंगे, जिसमें आपके वो कार्ड्स भी आ जाते हैं। जैसे ये कार्ड्स होते हैं, वेडिंग कार्ड्स होते हैं, आपके लोगोज होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ एक खोल के बता भी देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। एक हमारी ये प्लेटफॉर्म है Etsy.com, तो आप किसी को पता होगा इस बारे में, जानते हैं? अच्छा, ये कस्टम हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है। मशहूर से मुराद ये है कि ये है इसीलिए, इनकी पॉलिसी है कि जो बंदा भी कस्टम हैंडमेड, जो खुद अपने हाथ से प्रोडक्ट बनाता है, वो इस प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकता है। ठीक है, और इसमें इसने ऑप्शन दी हुई है कि आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट्स में जैसे कि उन्होंने मुझे पूछा भाई ने कि क्या आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स में, जो भी आएगा मैं आपको बता देता हूं, आप खुद भी देख लें। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक ये देखें, डिजिटल प्रोडक्ट बंडल है, मास्टर रीसेल राइट, एमएमआर, प्राइवेट लेबल राइट एंड पीएलआर, पैसिव इनकम डन बाय डीएफवाई। ओके, ये देख लें इसकी वीडियो। आपने अगर समझना है किसी भी मार्केट को, तो सबसे पहले आपको उस मार्केट में जाना पड़ेगा। अगर आपने Etsy.com पर सेलिंग करनी है तो Etsy.com ओपन करके तो आपने पहले देखना है कि क्या प्रोडक्ट्स है, कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, कौन सी नहीं हो रही, और किस प्रोडक्ट पर ज्यादा लोग आते हैं। सबसे मुश्किल काम भला क्या है? वो यही है कि बेचना क्या है। अगर आपके पास अभी टेबल पर प्रोडक्ट पड़ी होगी ना, और आपको पता है कि मैंने ये बेचनी है, तो फिर बहुत सारे रास्ते निकल आएंगे कि कहां कहां बेचने हैं और कैसे बेचने हैं। ठीक है, गुजरावाला में आप हैं तो गुजरावाला में रहकर भी 40 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं, यानी कि 42 सेक्टर्स हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं। आपके लिए किसी भी प्रोडक्ट को सोर्स करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि आपने सबसे पहले अपना माइंड ये बनाना है कि मैंने लाइफ में अगर करना है तो करना क्या है। पढ़ाई के बाद इस तरह का आप सिस्टम बनाओ कि बजाय इसके कि हमारी यूथ बाहर जाए, यूथ हमारी अपनी प्रोडक्ट, अपना ब्रांड बेचे, हम कंपीट करें पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को लेकर। हम कॉपी पेस्ट के माहिर हैं, सबको पता है। अपनी सोच हमारी कोई है नहीं, सबको पता है। ठीक है, आप तो बच्चे हो, आपको नहीं पता। हमारी एज में राह वाली की कुल्फी सिर्फ एक होती थी, ऐसा ही है। तो कॉपी पेस्ट ऐसा किया है कि लाइन लग गई है, लेकिन बाबा नहीं उन्होंने चेंज किया। ऐसा ही है, अगर उसको सोच 20 साल पहले आई होती कि यार मैं इसकी ब्रांडिंग करूं, इसकी पैकेजिंग करूं, क्या पता वो वॉल से ज्यादा ऊपर चला जाता। लेकिन नहीं, सोच वहां तक जानी नहीं। तो सबसे पहले तो अपनी ये सोच को सेट करना है आपने बच्चों कि आपने कहां जाना है। 20-22 साल आपकी एज है, इसके बाद करना क्या है आप?
पढ़ाई के बाद कोई प्रैक्टिकली सोचा है क्या करना है, कोई प्रोडक्ट फाइनल किया है, कोई प्लेटफॉर्म फाइनल किया है, कोई सोशल मीडिया पेज फाइनल किया है? कुछ भी नहीं। बड़ी यूनिवर्सिटी में, रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर वही होटलों में काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, सफाइयों का काम करते हैं। मैंने किए हुए हैं, मुझे पता। मैंने बीसीएस किया था आप जब पैदा नहीं थे हुए, बैचलर कंप्यूटर साइंस तब था, ठीक है, अब तो नहीं है वो। मैं यूरोप चला गया, बस वहां पर किसी को पता ही नहीं बीसीएस किया था। वो कहता है थे काम करो, स्किल थी नहीं मेरे पास। वहां इटालियन लैंग्वेज थी। कहने का मकसद है कि स्किल कोई एक दुनिया में आपके पास होगी, आप कामयाब होंगे। मैं अब अपनी टीम के हबीब को बुलाऊंगा। अच्छा, हबीब के बारे में मैं थोड़ा को बता दूं आपको। आज से 5-6 साल पहले ये मेरे पास आया था, मुझे इसने ये पूछा था, सर मैं क्या करूं, ठीक है। इसने रिसेंटली गुजरात यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ था, तो मैंने उसको चंद टिप्स दे दी बस कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इसने किया है। आज इंशाल्लाह माशाल्लाह ये दुनिया में सर्विसेज भी दे रहा है, और इसने अपना ब्रांड भी लॉन्च कर लिया, और ऑनलाइन सेलिंग भी कर रहा है, कंटेनर भी भेज रहा है। और इसकी एज देख लें आप, जितनी एज होगी इसकी। मैं आज इस एज में खड़ा, मुझे इसी एज में होना चाहिए था। मुझे तो किसी ने समझाया नहीं, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। आप लोगों को हम बता रहे हैं चल के, एज ए एक्सपोर्टर, एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स आपके पास आ रहे हैं कि बच्चों काम करना है, ऐसे सेलिंग करनी है। पहले एक वक्त होता था, हमें को टाइम नहीं था देता। किसी एक्सपोर्टर के पास जाते थे ना कि सर हमें थोड़ा सा टाइम दे, बताइए, कभी को बताता नहीं था। आप तो जिस फेज में, आप तो लकी है कि लोग चल के आपके पास आ रहे हैं। लेकिन अफसोस के, टू बी वेरी फ्रैंक, हम सीरियस नहीं है। हम स्क्रोलिंग में सीरियस हैं, हम किसी और काम में सीरियस। जिस जिस एज में हमें अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए, अर्ली 20 क्या है, यही एज होती है ना कैरियर डेवलपमेंट की। जिस एज में हम क्या कर रहे होते हैं, प्रायोरिटीज क्या होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा मैं बहुत तरह दुरा बैठा, मेरी टीम को पता है। इश्क करने की भी सेम एज है, कैरियर बनाने की भी सेम एज है। दोनों चीजें फोकस मांगती हैं, और हम क्या करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। फोकस कर लेंगे हम अपना, 25 साल की एज से पहले पहले हो जाएगा। स्टार्ट तो करें। हबीब आए प्लीज, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और प्लीज थोड़ा सा बताएं। ओके तो हम थोड़ा सा सिंपल रख के चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपका एक बीइंग का न्यू एक्सपोर्टर अगर आप बनना चाहते हैं, तो आपका बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि हमने सेल क्या करना है, कि बेसिकली प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए। जब एक एक क्वेश्चन ये क्लियर होता है, तो फिर आपका बेसिक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो कहता है बायर कहाँ से लेना। ठीक है, हो सकता है आपको बहुत सी प्रोडक्ट्स, आपको गुजरावाला सेक्टर की, जैसे आतिफ भाई ने अभी बताया, गुजरावाला में 42 सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स का मतलब है कि हर सेक्टर के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे सिरामिक्स एक सेक्टर है, अब सिरामिक्स के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं आगे, ठीक है। बट गुजरावाला में 42 सेक्टर है, बट गुजरावाला की एक्सपोर्ट सियालकोट से भी कम है, गुजरात से भी कम है, वजीराबाद से भी कम है, ठीक है। सियालकोट में सिर्फ 20 सेक्टर्स हैं, और 20 सेक्टर्स होने के बाद वो पाकिस्तान के बेस्ट एक्सपोर्टर सिटीज़ में से एक सिटी है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गुजरावाला। दूसरे नंबर पे वहाँ के लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल से, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो गुजरावाला में आपने एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज़ करनी है, या एक जो न्यू पर्सन होता है, जो एक आप जैसे यूनिवर्सिटी में, अगर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो आप लोगों के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सबसे पहले ये होता है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट पे काम करना है, और फिर किस मार्केट में काम करना है। ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है ट्रेड मैप, ठीक है। ये ट्रेड मैप काफ़ी रिकमेंडेड वेबसाइट है। इवन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो दुनिया की जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्सेज हैं, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है, जो आपके एक्सपोर्ट्स के डाटा, जो इंपोर्ट्स के डाटा होते हैं, वो इस वेबसाइट से कलेक्ट होते हैं, ठीक है। एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे। एक प्रोडक्ट एक फाइंड आउट करते हैं, फिर हम एक रीजन फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं हम उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ट्रेड मैप पे जाके लॉग इन कर लेना है, ठीक है। लॉग इन इसका पाकिस्तान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी कंट्रीज के लिए ये पेड है, पाकिस्तान के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने सिंपल जाके साइन अप कर लेना है, और साइन अप करके आपने इसके ऊपर लैंड होना है। इसमें आपको दो ऑप्शंस दे रहा होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। इसमें आप इंपोर्ट की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और एक्सपोर्ट की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। हम एक्सपोर्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इंपोर्ट के ऊपर भी एक केस स्टडी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सबसे पहले एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये दो इनपुट बॉक्स ओपन हो जाते हैं,
ठीक है। सबसे पहले इनपुट बॉक्स में आपने प्रोडक्ट लिखनी होती है। अच्छा, प्रोडक्ट इंटरनेशनली जो प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड होती है, जो प्रोडक्ट नाउन होती है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नाम होती है, उसका कहते हैं एचएस कोड। दुनिया में जो कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप एप्पल है, आप लैपटॉप है, आपका ये मार्कर है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको हम बाय नेम नहीं बुलाते। इंटरनेशनल मार्केट में हम उसे बाय एचएस कोड बुलाते हैं। ठीक है। एचएस कोड क्या होता है? जैसे आप अगर कोई बायो में यहाँ पे है स्टूडेंट, उसे पता होगा बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ठीक है। वो बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेम होती हैं, वो चेंज नहीं होती। इसी तरह एचएस कोड जो होते हैं प्रोडक्ट के सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये मार्कर का एचएस कोड अगर 190282 है, तो ये एचएस कोड, ये 6 डिजिट एचएस कोड होते हैं, तो ये एचएस कोड पूरी दुनिया में सेम होता है। ठीक है। तो आपने जो पहले इनपुट बॉक्स में एचएस कोड देना होता है। फॉर एग्जांपल आपको क्या मुझे तो एचएस कोड का ही नहीं पता था, तो मुझे नंबर कहाँ से याद होगा? तो आप एचएस कोड की जो है इनपुट बॉक्स, उसको आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद आप स्टडी करें कि मैं पाकिस्तान के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ। अगर आपने यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, ठीक है, और आपने इंडिकेटर पे सेलेक्ट कर, आपने सर्च आउट करनी। अब आपके पास वो सारे सेक्टर्स आ गए जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सेक्टर्स, वो सारे आपके एचएस कोड्स आ गए, या वो सारे चैप्टर्स आ गए जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हो रही हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स, ये आपके पास जो है पाकिस्तान के, ये आपके पास एक्सपोर्ट सेक्टर्स आ गए जो पाकिस्तान पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। एनिमल वेजिटेबल्स आ गए, आयरन एंड स्टील आ गए, न्यूक्लियर रेडिएटर्स आ गए, ऑर्गेनिक केमिकल्स आ गए। ये वो सारी चीज़ें आ गई जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक चैप्टर को ओपन कर लेते हैं जो आपको थोड़ा सा उसका नॉलेज हो, लाइक हम कॉटन को ओपन करते हैं। आप इस कॉटन पे क्लिक करें, ये कॉटन के अंदर फर्दर प्रोडक्ट्स ऐड होगी कि ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन वेस्ट है, वार्म वेस्ट है, उसके अलावा वुमन फैब्रिक्स हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। और उसकी 2024 के अंदर 1692 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान के इस सेक्टर के अंदर। सो ट्रेड मैप से आप क्या कर सकते हो? ट्रेड मैप से आप प्रोडक्ट्स वो ट्रेस कर सकते हो, वो चीज़ें ट्रेस कर सकते हो जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बाद में। फॉर एग्जांपल मैंने एक चैप्टर ओपन किया, तो वो बता रहा है कि पाकिस्तान की वो जो वुलन प्रोडक्ट्स है, सबसे ज़्यादा चाइना को पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद जर्मनी में एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद कोरिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड अरब यूएई को एक्सपोर्ट कर रहा है। सो आपको अगर कोई भी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपने डिटेल स्टडी करनी है कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आप थ्रू जो ट्रेड मैप है वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। जब आपके पास प्रोडक्ट आती है कि फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर किन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, आप वो भी यहाँ से ट्रेस आउट कर सकते हो कि पाकिस्तान ये प्रोडक्ट्स किन किन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आपको ट्रेड मैप से, आप अगर ट्रेड मैप पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, तो आपको ट्रेड मैप से ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि पाकिस्तान किन किन प्रोडक्ट्स को ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहा है और वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है। जब आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, अब आपने बाय ट्रेस करना होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोडक्ट आती है, मैं आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ, अभी रिसेंटली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। सीसा मीट सीड्स का पता है आपको? सीड्स होते हैं आपके, जो आप ब्रेड्स के ऊपर यूज़ करते हो। ठीक है। आप जो आप नान वगैरह खाते हो उसके ऊपर ये ब्रेड्स यूज़ होते हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इस प्रोडक्ट का। ठीक है। ये प्रोडक्ट बिल्कुल एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट है, आप लोगों को मे बी आइडिया भी ना हो कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही है, पर पाकिस्तान इस प्रोडक्ट का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हो गई, ट्रेस हो गई कि हाँ यार ये प्रोडक्ट है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, अब आपने क्या करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ एचएस कोड इंटरनेट से लेना है। ठीक है। आपने चैट जीपीटी पे जाना है या आपने गूगल पे जाके सिर्फ इसका एचएस कोड लेना है। इसका एचएस कोड आपने ट्रेड मैप पे एंटर करना है। ट्रेड मैप आपको बता देगा कि ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये एचएस कोड एंटर करते हो, आपको पता लगता है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा तुर्की को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अब आपके पास प्रोडक्ट भी आ गई और आपके पास मार्केट भी आ गई कि ये किस मार्केट में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होगी। अब आपने क्या करना है, सिर्फ तुर्की का बायर ट्रेस करना। ठीक है। अच्छा, हम यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, हम कोई कुछ आप लोगों की सब क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की जितनी इनपुट होगी उतना मजा आएगा का मतलब डिबेट करने का।
हमारी सेम फिट की बात है कि कंपनी जैसे हमारे पास में एग्जिस्ट करती है तो क्यों एग्जिस्ट करी जिससे आगे डिस्ट्रीब्यूट है एक्सपोर्ट की फॉर एग्जांपल हमारी इशू सॉल्व हो जाए ऐसी सेम सीट को पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर दी है लेकिन सर आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन करेंगे रिस्पांसिबल। देखिए एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपने डायरेक्ट बायर को देना होता है, सेलिंग बायर ने करनी है, आपने नहीं करनी। ठीक है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एलसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपका ए कंपनी के साथ बी कंट्री का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपने सिर्फ उसे प्रोडक्ट्स देनी है, वो प्रोडक्ट्स कैसे सेल करनी है वो उसकी हेडिक है, वो आपकी हेडिक नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं इसके ऊपर आता हूँ। देखिए आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको एलसी का नहीं पता, मे बी कि आप लोगों के लिए न्यू वर्ड हो, आपको बीओएल का नहीं पता, आपको शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, आपको इनकम टर्म्स का नहीं पता, बहुत सी चीजें जो आपको जो हैज अ न्यू सेलर होता है उसको नहीं पता होती। ठीक है, और ये बिल्कुल कॉमन है, जब मैंने पहले कंटेनर एक्सपोर्ट किया था मुझे भी कुछ नहीं पता था। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो है ना वो वाया डीएचएल शिपमेंट्स करते हो, आपने अक्सर देखा होगा आपके दोस्त यार एक्सपोर्ट करते हैं, वो अपने आप को एक्सपोर्टर कहते हैं और वो 5 kg की शिपमेंट भेज रहे होते हैं और वो खुद को एक्सपोर्टर कह रहे होते हैं, वो एक्सपोर्टर नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ सैंपल प्रोडक्ट्स शिप कर रहे होते हैं, वो सैम्पलिंग शिपिंग कर रहे होते हैं। एक्सपोर्टर वो होता है जो कंटेनर्स लेवल पे काम कर रहा होता है, उसको कमर्शियल एक्सपोर्ट्स कहते हैं। अब कमर्शियल एक्सपोर्ट आपने कैसे सीखनी है, आपके पास गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक R&D डिपार्टमेंट है, आप वहां पे आए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई फीस नहीं है, कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आए, उन्हें कहें सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मुझे आप बाहर निकाल के दें, मुझे आप मार्केट ट्रेस करके दें, मुझे बताएं कि इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे बताएं कौन कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा इनपुट अपनी दिखानी है, आप लोग अपनी इनपुट दिखाओ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोडक्ट ट्रेस हो जाती है, आपको पता लग जाता है सेरामिक्स में एक प्रोडक्ट है जो आप एक्सपोर्ट हो रही है, अब आपको नहीं पता कि बायर कौन सा है, आपको नहीं पता डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, आपको नहीं पता सर्टिफिकेट कौन से रिक्वायर्ड है, आप आ जाओ R&D डिपार्टमेंट, चैम्बर होते हैं इस काम के लिए। जैसे लैब प्रैक्टिकल वर्क के लिए होती है, चैम्बर प्रैक्टिकल वर्क के लिए होता है कि प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज करनी है। चैम्बर इसी के लिए बनाए जाते हैं, चैम्बर में और कोई काम नहीं होता, पर काम क्या होता है, वहां लोग चाय पीते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, वहां ये काम हो रहा होता है। एक्चुअल में चैम्बर जो है वो आप लोगों को, यंग जनरेशन को गाइड करने के लिए एक सेक्टर बनाया गया कि आप लोग आए, उनसे क्वेश्चनिंग करें, उनको बार बार उनको तंग करें और वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, पर वो बिल्कुल वेले बैठे होते हैं, वहाँ कोई काम ही नहीं होता। फिर हम कहते हैं गवर्नमेंट काम नहीं करती, गवर्नमेंट काम करने के लिए रेडी तो बैठी है, आप लोग तो आओ, उन्हें तंग तो करो पहले आके। ठीक है, सो आप लोगों ने प्रोडक्ट ट्रेस करनी है, प्रोडक्ट ट्रेस करने के बाद आपने मार्केट को आइडेंटिफाई करना है कि आपने किस मार्केट में सेलिंग करनी है। सो ये पहला स्टेप होता है काम करने का। उसके बाद जब आपको ये चीज आइडेंटिफाई हो जाती है, उसमें फिर दो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर ओपन हो जाते हैं, आप अपने लिए करना चाहते हो या आप किसी को सर्विसेज देना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है आपको, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं कंटेनर्स लेवल पे जाऊं, या हो सकता है आपको कि मैं सर्विसेज देना चाहता हूँ। मैंने जब काम स्टार्ट किया था, मैंने भी सर्विसेज सेक्टर से ही स्टार्ट किया था, मैंने एक्सपोर्ट की, मैं एक कंपनी के साथ अटैच हुआ था, मैं उन्हें एक्सपोर्ट की सर्विसेज देता था। तो आप भी एक सर्विस सेक्टर में आके पहले सर्विसेज दे सकते हो, पर सर्विसेज आप कब दे सकते हो, जब आपका स्किल सेट इंप्रूव होगा। और स्किल सेट आपको इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, आपने एक R&D करनी है अपनी, और R&D वालों के पास जाना है कि वो आपको एक प्रॉपर रिसर्च प्रोवाइड करें, और उसके ऊपर आपने डीप रिसर्च करके एक लेआउट ट्रेस करना है कि आपने एक्सपोर्ट कैसे करनी। ठीक है, सो जब आपकी होमवर्क कंप्लीट होता है, जो नंबर 1 चीज आपकी रिक्वायर्ड होती है वो होती है ब्रांडिंग, जैसे आतिफ भाई ने आपको बताया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कॉम्बैट सिचुएशन होती है, जब एक आर्मी सोल्जर जब एक कॉम्बैट सिचुएशन में जाता है, उसके पास वेपन्स होते हैं। ठीक है, उसके पास डिफरेंट गन्स होती हैं, उसके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे वो वॉर जोन में जाता है। इसी तरह आपके भी वेपन्स हैं, आपकी वेबसाइट एक वेपन है। ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल अमेज़न का स्टोर एक वेपन है, आपकी जो कंपनी की प्रोफाइल है, जो पोर्टफोलियो, वो एक वेपन है। जितने स्ट्रॉन्ग्स आपके पास वेपन्स होंगे, उतने अच्छे आप बायर्स ग्रैब करोगे और उतनी अच्छी आप बेसिकली एक्सपोर्ट कर सकते हो। जब आपके पास वेपन्स ही नहीं है, जैसे एक आर्मी सोल्जर के पास आप वॉर जोन में भेज दो, उसके पास वेपन्स ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते अगर आपकी ब्रांडिंग कंप्लीट नहीं है, आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते अगर आपके बैकएंड पे पोर्टफोलियो नहीं है। ठीक है, आप अगर CS का कोई स्टूडेंट है, वो कहता है मैं ऐप डेवलपमेंट पे काम कर सकता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा उससे कि दिखाओ किया वगैरह। ठीक है, अपना पास्ट एक्सपीरियंस दिखाओ, उसकी बेस पे मैं आपसे डिबेट स्टार्ट करूंगा। बट अगर इसी तरह हैज बीइंग अ एक्सपोर्टर, अगर आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो फिर मैं आपको कभी भी ट्रस्ट नहीं करूंगा। ठीक है,
सो इस तरह ये एक 1 by 1 स्टेप्स होते हैं जो आपने जर्नी ड्रॉप करनी। सो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपनी स्किल सेट पे काम करना है, आपने प्रोडक्ट्स कैसे ट्रेस करनी है, मैंने आपको बताया कि आपने ट्रेड मैप पे जाना है, वहाँ से आपने स्टडी करनी है कि आपने प्रोडक्ट ट्रेस आउट करनी है, और ट्रेस आउट करने के बाद आपने सेक्टर आइडेंटिफाई करना है। जब आपके पास सेक्टर आइडेंटिफाई होता है तो उसके बाद बायर ट्रेस करना होता है, ठीक है। आपके पास अब प्रोडक्ट आ गई, अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद आपने बायर फाइंड करना है, बायर कहाँ से ढूंढना है। उसके लिए दो वेज होते हैं, एक पेड टूल्स होते हैं, एक फ्री टूल्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास डिफरेंट होती हैं कि कुछ सब्सक्रिप्शंस होती हैं, कुछ नॉन सब्सक्रिप्शन टूल्स होते हैं। जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड टूल्स होते हैं ऑब्वियसली उसकी एक्सेस ज्यादा होती है, जो नॉन सब्सक्रिप्शन या फ्री टूल्स होते हैं उसकी एक्सेस थोड़ी लिमिटेड होती है, ठीक है। हम 1 by 1 एक दो टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जैसे आपका गूगल है, ये एक्सपोर्टर्स का गूगल है, ठीक है। जैसे आप लोग गूगल पे जाके अपनी रिसर्च करते हो, डीप रिसर्च करते हो, ये हम लोगों के एक्सपोर्टर्स का एक गूगल है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम लोग अपनी डीप रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई एक सेक्टर को पकड़ते हो, उसके ऊपर आप वर्किंग करना चाहते हो, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल टी शर्ट को पकड़ता हूँ। अब मैंने जब टी शर्ट सेलेक्ट की तो मेरे पास, मैं जिस कंट्री को सिलेक्ट करूंगा उस कंट्री के इंपोर्टर्स का डाटा आ जाएगा, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल अपनी टी शर्ट्स यूएसए में इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूएसए में कौन सी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो टी शर्ट्स को इंपोर्ट करना चाहती हैं, क्योंकि वो इंपोर्ट करेंगे तो मेरी एक्सपोर्ट होगी ना, वो लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे और मेरी एक्सपोर्ट हो रही होगी। तो बेसिकली मुझे कौन चाहिए, मुझे इंपोर्टर्स चाहिए। मेरे डिजायर कंट्री में क्या चाहिए, मुझे इंपोर्टर्स का डाटा चाहिए। तो आप यहाँ से इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हो, आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करते हो, और आपके पास वो सारे इंपोर्टर्स आ जाते हैं जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक को अगर ओपन कर लूँ, वो आपको रीसेंट शिपमेंट बता रहा होता है, उसकी रीसेंट शिपमेंट कब हुई है, किस रीजन से हुई है, किस कंट्री से हुई है, किस कंट्री से उसने एक्सपोर्ट किया है, किस कंट्री से वो इंपोर्ट कर रहा है। ईच एंड एवरीथिंग डाटा आपको वो प्रोवाइड कर रहा होता है। अब आपका काम क्या है, आपने वो इंपोर्टर की इंफॉर्मेशन निकालनी है, उस कंपनी निकालनी है, उसका एड्रेस निकालना है, और गूगल पे जाके उस कंपनी को फाइंड आउट करना है। जब आपके पास वो कंपनी आ गई, अब आपने उसे अप्रोच करना है, बाया ईमेल करो, बाया फोन कॉल करें, ये अब आपका अप्रोच करने का तरीका है। सर ये हमें पता लगेगा क्या कि उसमें वो कितने की बाय कर रहे हैं, पहले एक प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे टी शर्ट, नहीं, ये देखो, ये जो डाटा होता है ना, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। इनवाइसेस एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, इनवाइसेस आपके साथ कमर्शियली शेयर नहीं की जाती, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल एक बैग है, एक टी शर्ट है, आपको एक रैंडम फिगर जरूर मिलती है। जैसे आपको एक रैंडम फिगर यहाँ पे वो दे रहा है, ये आपको एक रैंडम फिगर दे रहा है कि पाकिस्तान ने फॉर एग्जांपल 4616 मतलब 40,610 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की है फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स की। पर स्पेसिफिक शर्ट कितने की सेल हुई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है, फिर उसकी स्पेक्स पे वेरी कर रही होती है, उसका साइज क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो काफ़ी चीज़ों पे प्राइसेस वेरी कर रही होती हैं। तो एग्जैक्ट प्रोडक्ट की प्राइसेस आपने कैसे कंपेयर करना होता है, उसका भी कुछ वे होता है। उसका वे क्या होता है, आप अपने कंपेटिटर्स को स्टडी करते हो। आपका कंपेटिटर फॉर एग्जांपल आप अलीबाबा पे जाओ, आप मैं आपको अलीबाबा पे भी आता हूँ अभी, तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके स्टडी करते हो कि आपके कंपेटिटर वो प्रोडक्ट कितने की सेल कर रहा है, आपको उस प्राइस का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, ठीक है। जैसे आप हफीज सेंटर जाओ, आप लैपटॉप लेने जाओ, आप पहली दुकान से परचेज नहीं करते, आप पहले 4-5 दुकानों से रेट स्टडी करते हो कि यार रेट क्या चल रहा है स्पेक्स के ऊपर, तो फिर उसके बाद आप बाइंग करते हो, चीज़ों को स्टडी करते हो। इसी तरह आप इंटरनेशनल मार्केट में भी जाके पहले अपने कंपेटिटर्स को स्टडी करते हो, फिर आपको थोड़ा रेट का आइडिया होता है कि रेट क्या सेल हो रहा है, ठीक है। सो हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि आपने फॉर एग्जांपल पहले प्रोडक्ट ट्रेस करनी है, फिर आपने बाय ट्रेस करना है। तो बाय ट्रेस करने का एक तो आपको मैंने बताया कि ये एक वेबसाइट पे आपने जाना है और यहाँ पे जाके आपने बाय ट्रेस करने की कोशिश करनी है। दूसरे नंबर पे आपने बायर कैसे ट्रेस करना है, ये तो फ्री टूल था। बाकी जो पेड एक्सेस है वहाँ पे आपने कैसे जाना है, आपने alibaba.com पे जाना है। यहाँ पे बायर अकाउंट्स भी होते हैं और सेलर अकाउंट्स भी होते हैं। यहाँ पे आपने बेसिकली, ये पेड मेंबरशिप होती है। यहाँ पे जब आप सेलर अकाउंट अपना क्रिएट करोगे तो इंटरनेशनल जो बायर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, वो आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, जस्ट लाइक दैट फाइवर। जैसे आप लोगों का फाइवर है, फाइवर पे आप लोगों ने गिग्स बनाई होती हैं, यहाँ पे लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट की होती हैं, ये गिग्स ही हैं एक तरह की, ठीक है। जैसे आपकी फाइवर की गिग्स होती हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की गिग्स हैं। अब जिस पर्सन ने आपकी प्रोडक्ट चाहिए वो आपसे कांटेक्ट करता है, जैसे आपको फाइवर पे आपसे वो कांटेक्ट करता है कि ये सर्विस मुझे आपसे चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल ऐप डेवलपमेंट की सर्विस चाहिए, तो वो आपसे आके कोऑर्डिनेट करता है, आप उससे प्राइस नेगोशिएट करते हो, प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो, या आपसे वो सर्विस परचेज कर लेता है। यहाँ पे भी आके वो आपके पास आता है, आपसे नेगोशिएट करता है, आपसे वो प्रोडक्ट परचेज करता है और आप उसे प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, ठीक है।
तो ये दो तरीके होते हैं कि आपने सबसे पहले मार्केट को आइडेंटिफाई करना है कि आपने किन प्रोडक्ट्स पे काम करना है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फेज होता है कि आपने बायर फेस करना है। अब इन दोनों के दरमियान में जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि एक बायर है और एक सेलर है, इन दोनों के दरमियान में जो गैप है, फॉर एग्जांपल वो डॉक्यूमेंट्स का गैप है, वो शिपमेंट का गैप है, वो रिस्क का गैप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अक्सर लोग कहते हैं, अब आप लोगों में से आई डोंट नो कोई गाड़ी जापान से इंपोर्ट करता है, अगर लोग इंपोर्ट करते हैं गाड़ी, अब उनका एक अलग सीन होता है। जो गाड़ी पर्सन इंपोर्ट कर रहा है वो कहता है यार जापान से गाड़ी सस्ती मिल रही है, पर लोग पाकिस्तान से गाड़ी जाके परचेज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिस्क में नहीं आना चाहते, ठीक है, वो उस रिस्क में नहीं आना चाहते कि यार जापान से पता नहीं कौन सी गाड़ी लेंगे, क्या आएगा। हालांकि आप उन कंट्रीज में जिसने जो चीज कह देनी है ना, तो वो वही होगी, वो चेंज नहीं होती। वो जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स होती हैं, वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स 100% एक्यूरेट होती हैं। जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स उन्होंने आपको प्रोवाइड करनी है, आपकी प्रोडक्ट भी वही होती है, चाहे वो गाड़ी हो या चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है। बट फिर भी हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते, हम क्या कहते हैं, हम उस रिस्क में नहीं आना चाहते। तो रिस्क में वो आता है या जो उन चीजों पे काम करता है जिसको इसकी नॉलेज होती है। तो नॉलेज के लिए अगेन आपके गुजरावाला में बिल्कुल 5 किलोमीटर के आपका चैम्बर है, चैम्बर में आप जाएं, वहां पे आपका R&D डिपार्टमेंट है, आप R&D में जाएं, उनको बताएं कि सर मेरी ये प्रोडक्ट है, मेरा ये बायर है, ये मेरी मार्केट है, मुझे बताएं मेरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन करें, मैं तो सोच रहा था यूनिवर्सिटी आएंगे तो तंग करेंगे। क्वेश्चन कोई भी नहीं कर रहा था, लेकिन लगाना है। जी जी। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात बताऊं, जब मैं भी स्टूडेंट था ना, तो सेशन कोई देने आता था ना, तो बातें सुनता था, अच्छी भी शायद लगती थी, तो मैं कहता था यार इन लोगों के लिए बोलना कितना आसान है, इनको क्या पता कि तो कैसे हम स्टार्ट करें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हमारे पास तो प्लान ही नहीं, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट, इनको तो बातें आती हैं कि इनका तो काम चल रहा है, ये तो कह सकते हैं कि सब कुछ हलवा है, आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आपके लिए, सबके लिए मैं ये बता दूं कि अगर आप कुछ भी नहीं ना कर रहे, एटलीस्ट आप अपने सोशल मीडिया के पेजेस बनाएं, अपनी प्रोडक्ट फाइनल करें, ठीक है, और कोई एक स्किल सीख लें मार्केटिंग के हवाले से, कोई बात नहीं, मार्केटिंग के हवाले से कोई एक स्किल सीख लें। अब वो स्किल के बारे में मैं साकिब भाई को बताऊंगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट सोशल मीडिया से किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना जाएं, स्टार्ट में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, अपनी जस्ट प्रोडक्ट फाइनल कर लें कि कौन सी आप इजीली सोर्स कर सकते हैं। सोर्स करने के लिए अलीबाबा भी है और गुजरांवाला के जितने सेक्टर्स हैं, चैम्बर में चले जाएं, ठीक है। सोशल मीडिया के पेजेस बनाएं बच्चों, मेटा ऐड की स्किल सीख लें, गूगल ऐड की स्किल सीख लें और अपनी स्किल बेचें। बहुत आसान है, मुझे भी नहीं था पता इतनी आसान है। मेरी एज में तो हम अब हायर करते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर, आपकी एज में आपने अपनी स्किल सेल करनी है। हम इस एज में आके अपनी स्किल सेल नहीं कर सकते, आपने अपनी एज में स्किल सेल करनी है। तो बहुत इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसमें कोई इतनी ज्यादा एफर्ट भी नहीं। एक दिन में से रोज का 2 घंटे निकाल लिया करें, कोई मुश्किल काम नहीं। जो 2 घंटे स्क्रोलिंग रोज रात को बैठ के करते हैं, उसका दुरानिया 1 घंटा कम कर दें, वो 1 घंटा इस पे लगा लें जिसमें प्रोडक्टिविटी है, जिसमें कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो आपको कैरियर बेस पे लेके जाएं। ईमान से बताना, मैं भी बीच में हूं, कितने लोग हैं जो रात को स्क्रोलिंग करते हैं और 2 घंटे बाद उनको ख्याल आता है यार मैं क्या फजूल में स्क्रोलिंग कर रहा था। ऐसा ख्याल आता है ना यार, ये टाइम जो है ना आपको घुमा देगा। अभी भी टाइम है। साकिब भाई जरा थोड़ा बताएं, हमारे पास टाइम भी थोड़ा है, चीजें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम कवर करें। मैंने जस्ट आपको एक कोर्स लेकर जानी है, मैं खुद की BSc ग्रेजुएट हूं। जो चीजें मैंने पिछले 9 साल में फेस की, जो मुझे स्टार्टिंग पर हर्डल्स आई, मैंने जस्ट आपको वो एक सोच देनी है। अगर आपको वो सोच मिल गई, शायद वो आपके 3-4 साल जो स्टार्टिंग वाले हैं वो बच जाए। तो सबसे पहले तो आप सारे CS के स्टूडेंट्स हैं ना, वो एक डोमेन हो गई। मैं सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगा कि जिनसे मैं उनके फ्यूचर गोल्स को पूछना चाहूँगा। आप में से वॉलंटियरली कोई भी 5 बच्चे मुझे बता दें कि आप, मेरा ख्याल है मोस्टली फाइनल ईयर के हैं। कौन सा ईयर? डिफरेंट सेमेस्टर है। चलिए फाइनल ईयर वाले 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं इधर, 3 बैठे हैं,
कोई एक बैठा है, कोई एक बैठा है वॉलंटियर, एक तो है ना, चले। सर आपका क्या नेक्स्ट गोल है? एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है, कुछ बिजनेस सोचे हुए हैं, उन पे इंशाल्लाह अभी से काम स्टार्ट कर लूं तो इनको ही आगे लेके। फॉर एग्जांपल एक अपना ब्रांड खोलना है कोचिंग का, और एक रेस्टोरेंट है, और उसके अलावा वही अपना एक सॉफ्टवेयर मल्टीपल चॉइस। 3 डोमेन्स। सर 7th सेमेस्टर 6 सर आपने क्या सोचा? सर एक तो मैं डायरेक्टली काम भी कर रहा हूं एज अ फ्रीलांसर, प्रोवाइड कर रहा हूं, और सेकंडली मैं जो आपसे सोच रहा हूँ कि आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो अमेज़न होलसेल के अंदर ना मैं डायरेक्टली उसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उससे करने वाले हैं। ओके थैंक यू। कोई और 6 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर? आप मैम प्लीज बताएं। जी आप प्लीज बताएं। ओके सही है। अच्छा मेनली मेरे ख्याल से जो एक CS ग्रेजुएट है ना, उसके पास जैसे आज सर ने आपको बताया कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं मेरे ख्याल से। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं अपने नॉलेज के मुताबिक बात करूंगा, वो तो ये कि आप टेक्निकल हों, लाइक आप साइबर सिक्योरिटी में जाएं, AI में जाएं, डाटा साइंस में जाएं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन चूंकि अगर 60 का बैच होता है क्लास में, तो उसमें से 2 3 4 5 बच्चे जाते हैं टेक्निकल, मेरी जो है वो लर्निंग के मुताबिक। इसके अलावा बाकी बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए नॉन टेक्निकल फील्ड्स भी होती हैं, जैसे एक फील्ड सर ने बताई है, बहुत वास्ट फील्ड है। आप अमेजोन, ईबे, इससे किसी भी एक प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं और उस पर आप काम स्टार्ट कर देते हैं। जी सर। नेक्स्ट डोमेन आ जाती है कि आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक उसमें डिजिटल मार्केटिंग का आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जो डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, आए हम इससे 40,000 रुपये हमें दें, हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे। तो आप में से कोई स्टूडेंट, वो जो लास्ट पर भाई बैठे हैं दरमियान में, आप प्लीज बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? ठीक है, आप प्लीज बताएं लास्ट पे क्लासेस वाले। ऑनलाइन मार्केटिंग करने को, ओके आप बताइएगा। डिजिटल मार्केटिंग का सर आप नीचे हो गए भाई, ठीक है। अच्छा इसमें जो मैंने आपको ये सोच दे दी है ना, सबसे पहले जैसे भाई ने कहा ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, इन्होंने 3 डोमेन्स चूज की। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है जिंदगी में, देखा है कि पहले मल्टी टैलेंटेड बंदे की, और जो आप मल्टी टैलेंटेड चीजों में जाते थे, कदर थी। अब आपने, आप सबको मैं ये सोच दे के जाना चाह रहा हूँ कि आपने एक फील्ड चूज करनी है, एक डोमेन चूज करनी है, उस पे काम करना है आपने, ठीक है। अगर आप टेक्निकल जाना चाहते हैं तो फिर आप टेक्निकल लाइन पर जाएं, फिर आप अमेजोन और डिजिटल मार्केटिंग को भूल जाएं। अगर आप अमेजोन, ईबे, इट्सेप की तरफ जाना चाहते हैं, फिर इसकी तरफ जाएं। इसमें अगर आप एक प्लेटफॉर्म को पकड़ेंगे, लाइक आप कहते हैं मैंने अलीबाबा पर काम करना है, अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो वो ही खत्म नहीं होगी। उसके अंदर ही इतनी चीजें आ जाती हैं कि एक बंदा आपको, फॉर एग्जांपल कोई भी आप डोमेन लेते हैं, आपके पास नॉलेज उस डोमेन का हो सकता है, लेकिन आप एक्सपर्ट एक डोमेन में होंगे तो आपकी कदर होगी। लाइक अगर आप अपनी वेबसाइट पर, जब आप छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस है, आप अपनी वेबसाइट पर सारा कुछ लगा देते हैं, मैं नमक भी सेल कर रहा हूँ, मैं चुरियां भी सेल कर रहा हूँ, तो गोरा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन जस्ट आप नमक के अंदर जाते हुए, जस्ट आप कहते हैं कि जी मैं खाने वाला नमक सेल करता हूँ, मैं इस डोमेन में एक्सपर्ट हूँ, तो लोग आप पर जल्दी ट्रस्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप टेक्निकली आप कहते हैं जी मैंने, जैसे देखें BS में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं, लेकिन जैसे ही आप MS में जाएंगे आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर जाया जाएगा, PhD करेंगे आप, मजीद आपको वो स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, समझ लें कि वो आप PhD में आ गए, आपने किसी एक स्पेसिफिक डोमेन की तरफ काम करना है। जैसे सर ने